हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी से आप लोग लाइक ठोक दीजिए ताकि अटेंडेंस लग जाए आप लोग का। और वो जैसे कि जानते हैं कि बीच में होली था तो काफ़ी बिजी थे और भी बहुत सारे काम थे, बीच में लेक्चर नहीं जा पाया। लेकिन अब कंटिन्यू लेक्चर जाएगा जैसे कि शेड्यूल हमारा था, उस शेड्यूल के अनुसार। हम छोड़े थे पढ़ाकर एडजस्टमेंट तक, लेकिन पीछे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं बताए थे, तो आज उसका एमसीक्यू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका एमसीक्यू मतलब दो टॉपिक मैंने कंटिन्यू पढ़ा दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस और आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। तो पहले देख लीजिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर नेक्स्ट डे जान लीजिएगा बैलेंस शीट का एमसीक्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बना है वो सारा आपको सामने मैं स्क्रीन पर अभी पढ़ा दूंगा और तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। टॉपिक वही ही एमसीक्यू दूंगा, इधर उधर से नहीं देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है। अंतिम खाते का मतलब ये होता है कि आपका फाइनल अकाउंट। क्या होता है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, अंतिम खाते का यहां मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा फाइनल अकाउंट में क्या क्या शामिल है। फाइनल अकाउंट में आपका चिट्ठा, चिट्ठा मीन्स बैलेंस शीट, व्यापार खाता माने ट्रेडिंग अकाउंट आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्थात P&L अकाउंट। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। फाइनल अकाउंट में हमारे ये चिट्ठा भी आता है, व्यापार खाता भी आता है, लाभन खाता है, इनमें सभी सही ऑप्शन क्या है? दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो दो क्वेश्चन का स्लॉट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम खाते का मुख्य उद्देश्य है, मतलब फाइनल अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य। एक चीज और जान जाइए, आपका फाइनल अकाउंट अलग चीज है और इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों अलग चीजें हैं। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। इसका अर्थ किसी एक खाते से नहीं होता और न इनमें से किसी खाते का संबंध उससे होता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब कहने का मतलब ये सब फाइनल अकाउंट का ही भाग है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतिम खाते का मुख्य उद्देश्य है, मतलब जो ये फाइनल अकाउंट हम बना रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध लाभ की जानकारी करना, पूंजी जानना, बिक्री जानना, आर्थिक स्थिति जानना। बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? फाइनल अकाउंट बनाने का मेन रीजन है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि अंतिम खाते बनाने की तिथि है। जो हमारा ये फाइनल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा, फाइनल अकाउंट है, इसकी बनाने की तिथि क्या है? 31 दिसंबर, महीने के अंत में, वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में। देखिएगा तीनों कैसे कंफ्यूजन वाला चीज दिया गया। तीनों कंफ्यूजन का मतलब है कि 31 दिसंबर का मतलब कहने का मतलब कैलेंडर ईयर के लास्ट में, महीने के अंत मतलब हर महीने के लास्ट में, वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत कुछ भी हो सकता है, और लेखांकन वर्ष के अंत में। तो सही ऑप्शन डी है। अब यहाँ अकाउंटिंग ईयर का मतलब है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त हो रहा है वहां पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि इसमें से या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, लेकिन सही आंसर है लेखांकन वर्ष के अंत में। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हुआ, अगला 2 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी खाता क्या है? व्यापारी खाता मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या जानकारी होती है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जहां पे भी प्रॉफिट और लॉस की जानकारी हो तो समझिए रियल अकाउंट होगा नहीं या नॉमिनल अकाउंट होगा नहीं। होगा क्या? सॉरी, रियल अकाउंट होगा नहीं, पर्सनल अकाउंट होगा नहीं, तो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो व्यक्तिगत खाता बिल्कुल नहीं, नाम मात्र खाता यही सही है, वास्तविक खाता तो होगा नहीं।
सही ऑप्शन है नाममात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट। अगला है शुद्ध क्रय शब्द के अंतर्गत आता है। शुद्ध क्रय का मतलब होता है नेट परचेज। ध्यान दीजिएगा, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है कि हमारा कैश परचेज प्लस हमारा जो क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसमें से हम परचेज रिटर्न को घटा देते हैं तो जो आता है हमारा नेट परचेज होता है। तो ऑप्शन मिलाइए। क्रय बिल्कुल नहीं, शुद्ध क्रय का मतलब क्रय नहीं, नगद क्रय नहीं। नगद और उधार दोनों बिल्कुल नहीं, उधार क्रय बिल्कुल नहीं। नगद क्रय और उधार क्रय एक क्रम लिखा है, क्रय होगा। घटाव माइनस क्रय वापसी। इसका लिखने का मतलब है, शुद्ध हिंदी है कि सीधे से मतलब है कि कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न इक्वल टू होता है क्या? नेट परचेज। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध विक्रय में शामिल है। शुद्ध विक्रय मीन्स क्या होता है? नेट सेल्स। अब यहां नेट सेल्स कैसे आता है, ध्यान से देखिए। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू क्या होता है? नेट सेल। नगद विक्रय बिल्कुल नहीं, नगद और उधार दोनों बिल्कुल नहीं, उधार विक्रय बिल्कुल नहीं। नगद क्रय नगद और उधार दोनों विक्रय, इसमें से घटाओ मतलब माइनस, बिक्री वापसी माने सेल्स रिटर्न। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यापार खाते में लिखे जाते हैं। व्यापार खाता का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। देखिएगा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश का, मैं जहां टर्मिनोलॉजी होगा वहां पे उसके इंग्लिश वर्जन में बता दूं। आगे बढ़ते हैं। व्यापार खाते में लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाते समय बताए थे। व्यापार से संबंधित मतलब माल खरीदने से संबंधित सभी खर्चे, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिखे जाते हैं। उत्पादन से संबंधित खर्चे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, माल के विज्ञापन के संबंध में व्यय बिल्कुल नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। दुकान के दैनिक व्यय बिल्कुल नहीं। माल के क्रय संबंधी व्यय, क्रय संबंधी व्यय मतलब परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सही दिख रहा है। विक्रय संबंधी व्यय बिल्कुल नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। समझ गए? क्योंकि क्रय माने परचेस से संबंधित खर्चों का उल्लेख किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, प्रावधान है। प्रावधान मीन्स प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? विशिष्ट संचय, आयगत संचय नहीं, सामान्य संचय नहीं, पूंजीगत संचय नहीं। आंसर क्या होगा? विशिष्ट संचय। थोड़ा समझ लीजिए प्रावधान क्या होता है। एक होता है संचय, संचय माने रिजर्व, और एक होता है प्रावधान। इसको मिटा दें, चाहे इसको काटिए, यहां लिखते हैं प्रावधान। प्रावधान को एक और नाम दिया जाता है आयोजन। इसको अंग्रेजी में प्रोविजन कहा जाता है। होता क्या है? संचय होता है कि जब भी हमको कोई फायदा होता है, लाभ होता है, तो अपने लाभों में से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखते हैं। लाभ होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। और ये करना कंपलसरी नहीं होता, ये कंपलसरी नहीं होता। प्रावधान इसी का दूसरा नाम है आयोजन। ये क्या होता है? चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही दशाओं में किया जाता है, और इसको करना कंपलसरी होता है। क्यों किया जाता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह सामान्य उद्देश्य के लिए और ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए, इसीलिए क्या है? एक विशेष प्रकार का संचय। नेक्स्ट है बिक्री वापसी को दर्शाया जाता है। भाई सेल्स रिटर्न कहां दिखाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट, तो बाई यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स, इसी में से ना सेल्स रिटर्न को घटाते हैं।
तो सेल्स रिटर्न को कहां दिखाया जाता है? बिक्री वापसी को व्यापार खाते में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है? व्यय दो तरीके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सीधा सा समझिएगा कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे उसका संबंध सीधे आपका ट्रेडिंग अकाउंट से होगा, और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि भूलिएगा मत, उसका संबंध सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से अप्रत्यक्ष व्यय कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सीमा शुल्क ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। विज्ञापन व्यय ये क्या है? इनडायरेक्ट है। वेतन ये भी इनडायरेक्ट है। पैकिंग व्यय ये भी इनडायरेक्ट है। कैसे मालूम इनडायरेक्ट है? ये तीनों ही खर्चे, ये तीनों कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सीमा शुल्क कहां जाता है? एक्साइज ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग वाला जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। पूछ रहा है अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है? सीमा शुल्क। नेक्स्ट है कि व्यापार खाते का शेष दर्शाता है। व्यापार खाता मीन्स कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है इसका जो बैलेंस हमें क्या दर्शाता है? शुद्ध लाभ? बिल्कुल नहीं। कुल लाभ? बिल्कुल नहीं। कुल लाभ अथवा हानि ये दर्शाता है। शुद्ध लाभ नहीं होता है। सही आंसर क्या है? सी। टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस, उसी को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। व्यापार खाता बनाया जाता है। भाई व्यापार खाता क्यों बनाया जाता है? व्यापार के कुल विक्रय को जानने के लिए, थोड़ा बहुत तो सही है। क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि को जानने के लिए, ये भी थोड़ा बहुत सही है। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, ये उतना सही नहीं है। और शुद्ध लाभ जानने के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। तो सही क्या है? सही ऑप्शन है व्यापार के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए। व्यापार के कुल विक्रय को जानने के लिए ये सटीक तो है, लेकिन बहुत अच्छा सटीक नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है इसके पीछे रीजन रहता है कि बिजनेस का जो भी सेल परचेस करने के बाद से जो हमको लाभ होता है उस लाभ या हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? एक इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है कौन सा सही है? कुल लाभ माइनस संचालन संबंधी व्यय बराबर शुद्ध लाभ। यही तो पहले सही दिख रहा है, यही सही है। वो कैसे? ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, ये हमारा क्रेडिट साइड और ये हमारा डेबिट साइड। लिखा है कुल लाभ। कुल लाभ मतलब टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट माने ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम इधर लिखते हैं बाई जीपी, सपोज करिए कुछ भी हो। संचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हो बराबर शुद्ध लाभ। अब इसको टोटल करेंगे, इधर टोटल करेंगे, बैलेंस ये ज्यादा ये बैलेंस कम, तो ये हमारा जीपी आएगा कि नहीं आएगा? तो सही, पहला ही सही है, आगे देखने की जरूरत है नहीं है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि यदि लाभ बिक्री मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? पूछ रहा है कि यदि हमारा ये प्रॉफिट सेल का 25% है तो कॉस्ट पर कितना होगा? एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखिए आप सेल और इधर लिख दीजिए कॉस्ट। फार्मूला ये है कि सेल का 16 सही 2/3%
सेल ज्यादा होगा? नहीं, एक सेकंड, इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा, एक सेकंड के लिए। यहां पे हम करते हैं सेल और यहां पे हम करते हैं कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, सेल का हमारा जो 20% होता है, कॉस्ट का 16 सही 2/3% होता है। जो इसका 25% होता है वो कॉस्ट का 20% होता है। जो इसका 33 रेशियो 1/3 होता है वो इसका हमारा 25% होता है। जो इसका 50% होता है ये 33 सही 1/3% होता है। बस इतने इक्वेशन को आप याद करिएगा। पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य का यदि वो 25% है तो लागत पर प्रतिशत क्या होगा। तो विक्रय पर 25% तो लागत का कितना होगा भाई? 20% होगा। जो सेल का 25% वो लागत का 20%। सिंपल चीज है, ये याद रखिए रहिएगा। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? ए। क्वेश्चन कौन सा है? 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बस इतना ही से याद रखिएगा। इतने से कोई भी क्वेश्चन है, चाहे 25 दिया रहा है, 50 दिया रहा है, 35 दिया रहा है, 16 सही बटा दिया रहा है, कुछ भी हो, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापारी खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य है, मतलब हमारा जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, कौन अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध क्रय जानना, शुद्ध विक्रय जानना, दोनों सही है। अब देखते हैं, दो ऑप्शन नीचे दिया गया है, वो क्या है? वो ऑप्शन दिया गया है, यहां पे देखिए, बिक्री की लागत को जानना, उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, विक्रय बराबर होता है। पूछ रहा है कि सेल किसके बराबर होता है? बिक्री वस्तु की लागत प्लस सकल लाभ, यही हमको सही दिख रहा है। सकल लाभ माइनस बिक्री वस्तु की लागत। देखे होंगे सेल का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है। तो बिके वस्तु की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सकल लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल। यही ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि व्यापार के स्वामी ने व्यापार से माल लिया, इसे दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि बिजनेस का जो ओनर है वो अपने ही व्यवसाय से माल निकाला, उसे कहां दिखाते हैं? क्रय में से घटा देंगे, बिल्कुल सही। जो हमारा परचेज किया है इसमें से हम ड्राइंग को घटा देंगे, यही सही है। लाभ में से घटाएंगे, गलत। विक्रय में से घटाएंगे, गलत। ये भी गलत। सही ऑप्शन ए। अगला है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या पीछे बताए थे? कैसा व्यय जो देना बाकी होता है। ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग को एक तरह से आप समझेंगे कि ये आपका एक्सपेंसेज है ना, और दूसरी तरफ समझेंगे ये लायबिलिटीज है, ऐसा भी है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग रियल में एक्सपेंसेज होता क्या है कि ऐसा खर्चा जो अभी देना बाकी है, तो भाई देना बाकी है तो खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेज है। लेकिन यदि नहीं दिया है तो सही मायने में माना जाएगा कि आउटस्टैंडिंग खर्चा तो है, मगर एक सबसे बड़ी चीज है कि वो लायबिलिटीज है। तो आउटस्टैंडिंग क्या है? एक लायबिलिटीज है, दायित्व है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अदत्त व्यय खाता, ये भी आपको पढ़ाते समय बताए थे, ध्यान दीजिएगा। चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो,
प्रीपेड एक्सपेंसेज हो, चाहे एक्रूड इनकम हो, चाहे अनएक्रूड इनकम हो, ये तीनों ही हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। तो कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता। फिर लिखा है अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते में कहां दिखाया जाता है? अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में हम क्या लिखे हैं? सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना लिखते हैं, तो डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक है, डेबिट सही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, इस पे एक न्यूमेरिकल मिलेगा अभी। थोड़ा सा ऊपर, हाँ देखिए, यहां कह रहा है कि सकल लाभ को किस वर्ग में माना जाएगा? सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट को क्लासिफाइड किया जाएगा किस कैटेगरी में? सकल लाभ क्या है? आयगत लाभ है, यही सही है। पूंजीगत लाभ है? नहीं। स्थिर लाभ है? नहीं। विशिष्ट लाभ है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? आयगत लाभ। आयगत लाभ मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट। समझ गए? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक टाइप का रेवेन्यू प्रॉफिट है। एक न्यूमेरिकल देखिए, बहुत अच्छा। यदि बेचे गए माल सामान की लागत, बेचे गए माल की लागत का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,20,000। सकल हानि मतलब ग्रॉस लॉस, बिक्री का 25%, सेल का 25%। तो बिक्री की राशि याद कीजिए। भाई सेल आपको निकालना है, तो सेल निकालने के दो फार्मूला ध्यान दीजिएगा। सेल इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक दूसरा यूज किया जाता है सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये लॉस होगा तो तब यूज किया जाएगा, ये प्रॉफिट होगा तब यूज किया जाएगा। ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन इन न्यूमेरिकल दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 और ग्रॉस लॉस सेल का 25%। अभी मैंने पीछे बताया, क्या बताया कि जो सेल का 25% है वो हमारा कॉस्ट का 20% होता है। सीधा सा तरीका। कॉस्ट कितनी दी गई है? 1,20,000, तो 20%, 25% दिया है सेल का, लेकिन कॉस्ट का 20%, तो 12 दूनी 24,000। ये क्या है? ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस है। अब इस पे निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,20,000। ग्रॉस लॉस कितना है? 24,000। तो कितना आ जाएगा? 96,000। यही आंसर सही है। खोजिए कहां है, ये आंसर सही है। देखिए कितना अच्छे से सॉल्व हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रविष्टि का पुस्तकों में लिखने से छूट जाना कहलाता है। प्रविष्टि मतलब एंट्री। एंट्री का जो भी है हमारा बुक्स में लिखने से छूट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक का शुद्धि? बिल्कुल नहीं। छतपूरा का शुद्धि? बिल्कुल नहीं। भूल की अशुद्धि? भाई छूट गया है, छूट गया। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दिया है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, हम जूम कर दें। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है?
कौन सा इक्वेशन सही है बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से जब प्रारंभिक स्टॉक घटाएंगे और क्रय जोड़ेंगे तो क्या अंतिम स्टॉक आएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। क्रय में बेचे गए माल की लागत जोड़ेंगे, प्रारंभिक स्टॉक को भी जोड़ दिया जाएगा तो अंतिम स्टॉक आएगा? नहीं आएगा। सी आइए, जब ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये सही दिख रहा है। तो ये देखें, प्रारंभिक स्टॉक में बेचे गए माल की लागत घटाएंगे, क्रय घटाएंगे तो अंतिम स्टॉक आएगा ना। ये ही सही है। कैसे सही है? क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का जब फार्मूला होता है, सामने लिखा है ओपनिंग स्टॉक को हम जोड़ेंगे, परचेस को जोड़ेंगे, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देंगे, जो आएगा क्लोजिंग स्टॉक होगा। आगे बढ़ते हैं। निर्माणी उपक्रम में रहतिये में शामिल होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टॉक में, रहतिया माने स्टॉक में क्या शामिल होता है? कच्चा माल, निर्मित माल, प्रगति माल, मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सब शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल और आया अच्छा सा। ये क्या कहता है? बिक्री की लागत, बिक्री की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 है, सकल हानि 25% है, तो बिक्री की राशि ज्ञात कीजिए। अभी फार्मूला बताए थे कि जो सेल का 25% वह कॉस्ट का 20% होता है, और हमें यदि निकालना है सेल, लॉस दिया है, तो फार्मूला का होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस लॉस। अब यहां पे निकालिए। सपोज करिए कि आपकी कॉस्ट दी गई है 60,000, सकल ग्रॉस लॉस जो दिया है 25%, तो कॉस्ट का कितना होगा? 20%, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12,000। तो कॉस्ट कितना है? 60,000, 12,000 ग्रॉस लॉस घटा देंगे तो कितना आएगा? 48,000। क्या आएगा? सेल्स। खोजिए, इसमें 48,000 है, यही है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यापार खाता किस खाते का अंग है? भाई व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, किस खाते का अंग है? लाभन खाते का, व्यक्तिगत खाते का, विवरण खाते का, लाभन खाते का अंग है। देख रहे होंगे कंपनी एक्ट जब बनता है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट, तो ट्रेडिंग का अलग अकाउंट नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में 2 अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? किस विधि को लीफो के नाम से जाना जाता है? लीफो, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसके नाम से जाना जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पहले जानिए क्या होता है। ऐसे समझिए, एक घर है, ठीक है, इस घर में 2 रास्ते हैं, ये हमारा इंट्रेंस है और ये हमारा एग्जिट है, ठीक है। कोई सामान ऐसे लाए, ऐसे 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 करके हमने रख दिया, भर गया तो दरवाजा बंद, इधर तो दरवाजा ऑलरेडी बंद है। अब ठीक, दरवाजा बंद है। अब क्या करेंगे? जब इसको खोलेंगे तो जो सबसे लास्ट में रखा गया होगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसको काट दे रहे हैं, वो फीफो का हो गया था, वही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया। ऐसे समझिए, एक ही दरवाजे हैं, एक घर है, इसमें से हमने एक एक करके सामान रखा,
ऐसे करके ये भर गया। भरने का मतलब ये हो गया, इसको बंद कर दिए, जब जरूरत हुई तो खोलेंगे तो जो सबसे आखिरी में निकाले हैं उसे पहले निकालेंगे। मतलब इसी को कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। कह रहा है कि किस विधि को LIFO के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये जाना जाता है बाद में आना, पहले जाना, इसी को LIFO के नाम से जाना जाता है। अगला, ऐसे आयगत व्यय जिनकी उपयोगिता कई वर्षों तक व्यापार प्राप्त करने में होती है वो कहलाती है। कह रहा है कि ऐसे आयगत व्यय जिनकी उपयोगिता कई वर्षों तक होती है तो उसे अस्थगित आयगत व्यय कहते हैं। ये भी आपको पीछे पढ़ाए होंगे। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए ठीक ना रोकना पड़ा था, कोई बात नहीं। तो हम थे यहाँ पे कि ऐसे आयगत व्यय जिनकी उपयोगिता कई वर्षों तक व्यापार को प्राप्त करने में होती है उसे क्या कहते हैं, अस्थगित आयगत व्यय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, इस पेज पे इतना ही है। लाभ हानि खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है। लाभ हानि खाते का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस जब अकाउंट बनाया जाता है, ये हमारा डेबिट और ये होता है क्रेडिट। इस खाते में इधर आता है हमारा नेट प्रॉफिट और इधर आता है बाय नेट लॉस। नेट लॉस पूछ रहा है कि इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर तो वैसे बैलेंस शीट में करते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट सही जवाब नहीं है। व्यापार खाते में बिल्कुल नहीं, चिट्ठे में, चिट्ठा एक तरह से सही है लेकिन बहुत बिल्कुल सही नहीं है। पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि देखते होंगे कि जब हमारा बैलेंस शीट बनता है तो जब इधर लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल में ही हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और नेट लॉस को घटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाभ हानि खाते का ऋणी शेष होता है। भाई लाभ हानि खाते का ऋणी शेष क्या होता है, मूर्त संपत्ति नहीं, अस्थाई संपत्ति नहीं, कृत्रिम संपत्ति होती है, क्षयी संपत्ति नहीं, ये होती है। लाभ हानि खाते का डेबिट शेष जो होता है एसेट्स में दिखाया जाता है। अब चूंकि कंपनी एक्ट के अंतर्गत बैलेंस शीट जो बन रहा है वो लायबिलिटीज में है, लेकिन उसको माइनस करके दिखाया जाता है। व्यापार खाते के वह व्यय जो अस्थाई संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी अस्थाई संपत्ति की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं वो कौन से व्यय कहलाते हैं। कार्यक्षमता कह रहा है बनाए रखने के लिए तो आपका आयगत व्यय होते हैं, और अस्थाई संपत्तियों को ऐसा लिखा रहता है निर्माण करने, खरीदने, ठीक ना, पुनः स्थापित करने, तो वो हमारे पास पूंजीगत व्यय होता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष व्यय पूछ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है। वेतन और मजदूरी ये आपका इनडायरेक्ट है, आवक गाड़ी भाड़ा ये डायरेक्ट है, जावक गाड़ी भाड़ा ये इनडायरेक्ट है, कार्यालय का किराया ये भी इनडायरेक्ट है। कैसे मालूम इनडायरेक्ट है, यह और यह देखते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, और यह कहां दिखाया जाएगा, यह वाला ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, तो यही डायरेक्ट है। फिर कह रहा है निम्नलिखित व्यय समूहों में से कौन सा व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय। अब ये पूछ रहा है प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। वेतन इनडायरेक्ट है, मजदूरी डायरेक्ट भी हो सकता है, दुकान का किराया ये तो गलत है। लेखन सामग्री इनडायरेक्ट है, डाक तार इनडायरेक्ट है, ये भी नहीं होगा। मजदूरी डायरेक्ट है, आगत गाड़ी भाड़ा है, स्थानीय कर ये है, विज्ञापन होगा ही नहीं। सही ऑप्शन क्या है इसका, सी। आगे बढ़ते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम रहतिये के मूल्यांकन की विधि है। मतलब हम पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन का कौन सा मेथड है। लागत मूल्य विधि सही है, पहले आना पहले जाना विधि ये भी इससे किया जाता है, औसत लागत मूल्य विधि इससे भी किया जाता है, उपरोक्त सभी सही। यदि क्वेश्चन में ऐसे कहा जाता कि अंतिम रहतिये का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है, पीछे पढ़ाए होंगे। लेकिन यहाँ विधि पूछा, मेथड पूछा, इसलिए अंतिम रहतिये स्टॉक का मूल्यांकन की तीनों विधियां। तो इस तरह आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट का मिलेगा। तो इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक ना। थोड़ा ही थोड़ा मिले मटेरियल, अच्छा मिले और नॉलेज उसका कुछ होते रहे, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ना है तो खराब नहीं है, कुछ तो जानकारी जरूर हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।